हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। नंबर ऑफ 3 लेक्चर्स ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं और जो आज का लेक्चर है उसमें कूलॉम फोर्स को डिस्कस किया जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। कूलॉम फोर्स ठीक है। कूलॉम फोर्स से रिलेटेड जो थ्योरी है वो कहीं ना कहीं चार्ज बेस्ड है। मीन्स जैसा कि आपको 11th क्लास के अंदर फंडामेंटल फोर्स के बारे में डिस्कस करवाया था, तो Fe इलेक्ट्रिक फोर्स, Fe इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन चार्ज, ऐसा कुछ टॉपिक आपके सामने आया था। तो आपको आज की क्लास में यह समझना है कि वास्तव में इस फोर्स को कूलॉम फोर्स का नाम क्यों दिया गया है। ठीक है। तो 1785 में साइंटिस्ट था चार्ल्स ऑस्टिन कूलॉम। उसने दो स्टैटिक चार्ज के बीच में फोर्स को डिस्क्राइब किया, इसीलिए इसको कूलॉम्स लॉ के नाम से जाना जाता है। तो सबसे पहले फर्स्ट टॉपिक आपका होगा कूलॉम्स लॉ, देन कूलॉम फोर्स। तो आज का फर्स्ट टॉपिक है COULOMB, कूलॉम्स लॉ। इसमें आपको यही नोट करना है, अकॉर्डिंग टू द कूलॉम्स लॉ, an electrostatic force act between two static charges. ओके। और उसी के बिहाफ पे सेकंड टॉपिक आता है कूलॉम फोर्स। व्हाट इज द कूलॉम फोर्स? 1785 के अंदर कूलॉम्स नामक साइंटिस्ट ने ये डिस्क्राइब किया कि इफ two static charges placed apart from each other, they interact with attractive condition or repulsive condition. ठीक है। जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होता है वो अट्रैक्टिव नेचर और रिपल्सिव नेचर में होता है। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं थ्योरी के साथ। जैसा कि मान लो आपके पास 2 पॉइंट चार्ज है, प्लस Q2 एंड प्लस Q1, या फिर Q1 Q2 दे प्रेजेंट एट द स्मॉलर डिस्टेंस। तो सबसे पहले कूलॉम्स फोर्स या कूलॉम्स लॉ का जो डिस्क्रिप्शन है वो स्टार्ट करते हैं। तो व्हाट इज द कूलॉम्स लॉ? देखिए, 1785 में कूलॉम्स नामक साइंटिस्ट ने, जिसका नाम था चार्ल्स कूलॉम, इसने टू स्टैटिक चार्जेस के बीच में होने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन के बारे में डिस्कस करवाया। तो व्हाट इज द कूलॉम्स लॉ? द कूलॉम्स लॉ इज स्टेट दैट इंटरेक्शन बिटवीन टू स्टैटिक चार्जेस and as well as according to Coulomb's law, this force is known as Coulomb's force. ठीक है। तो what is the Coulomb's force? A force between two static charges in order of attractive nature और repulsive nature. तो यहाँ पे दो प्रकार की नेचर पाई जाएगी, अट्रैक्टिव और रिपल्सिव।
अगर दो पॉजिटिव चार्ज है या दो नेगेटिव चार्ज है, मतलब लाइक चार्जेज है, तो वो रिपेल होंगे, पर्टिकुलर फोर्स से होंगे। कल के बारे में डिस्कस किया था, आज यही डिस्कशन हो रहा है कि फोर्स के वैल्यू क्या होगी। क्लियर? तो यहां पर स्टार्ट करते हैं। द एप्लीकेबल फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। क्या होता है बेटा? ये Q1 Q2 और ये R स्टैंड। द एप्लीकेबल Coulomb force is directly proportional to the product of charges. So F is directly proportional to the Q1 and Q2, as well as F inversely proportional to the square of distance between them. Okay, that is the equation number 2. ठीक, अब from above equation first and second, the F Q1 Q2 upon R square, तो ये हो जाएगा बेटा आपके पास K Q1 Q2 upon R square। ठीक है, जो आपके पास वैल्यूएशन आई है उस वैल्यूएशन में डिस्कस करते हैं। द F इज इक्वल टू K Q1 Q2 upon R square। तो आपको पता है F चार्ज बेस्ड होता है, चार्ज पे आधारित होता है, F डिस्टेंस पे बेस्ड होता है, बट K क्या है? देयरफॉर K इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसकी वैल्यू होती है 9 इंटू 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम्ब स्क्वायर। ये यूनिट कहां से आई? फोर्स न्यूटन होता है, आर स्क्वायर को उधर लाएंगे तो न्यूटन मीटर स्क्वायर, Q1 Q2 को नीचे लाएंगे डिनोमीटर में तो कूलम्ब स्क्वायर। तो यह वैल्यूएशन आपकी यहां से यहां तक स्टार्ट होती है। ठीक, K इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 9 इंटू 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम्ब स्क्वायर। दिस वैल्यू is a constant, that is epsilon naught. And what is the epsilon? It is related to the permittivity of vacuum, permittivity of medium. Clear? तो यहां पर आफ्टर दैट यही डिस्कशन किया जाएगा कि एप्सिलॉन वगैरह क्या होता है और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है, परमिटिविटी क्या होती है। तो आपको इसके बाद एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं एप्सिलॉन नॉट की कैलकुलेशन। तो K की वैल्यू होती है 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दैट इज द 9 इंटू 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम्ब स्क्वायर। सर व्हाट इज द एप्सिलॉन नॉट? एप्सिलॉन नॉट बराबर 1 अपॉन 4 पाई K। रिप्लेस द वैल्यू ऑफ K, 9 into 10 to power 9, that is Coulomb square Newton meter square. This value after solution is 8.854 into 10 की power minus 12 Coulomb square Newton meter square. That is MK order value. ये आपको जो भी प्रोवाइड किया जाएगा वैल्यूएशन, ये एमकेएस ऑर्डर में है। क्लियर? अगर आप यहां पर 1 कूलम्ब को रिप्लेस कर देते हैं 3 इंटू 10 की पावर 9 ESU 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 की पावर 5 डाइन। जैसा कि मैंने आपको बता रखा है न्यूटन बाबा के पास कितनी डाइन होती है? 5 डाइन होती है, इसलिए 10 की पावर 5। एंड 1 मीटर इज इक्वल टू 10 की पावर 2 सेंटीमीटर। इस वैल्यू को पुट करने के बाद आपके पास जो CGS ऑर्डर आएगा उसमें एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू जाती है 1 ESU होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर। यहां पर स्क्वायर, इट मीन्स दैट इज द कंप्लीट डेटा अबाउट द एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आपको याद रखनी है, इसका मतलब इसको ट्रिपल स्टार लगाएंगे। ठीक है,
और इसको बोलते हैं एप्सिलॉन नॉट। क्लियर? तो बॉक्स ऑफिस के लिए अभी लिखवाते हैं, बॉक्स ऑफिस में क्या नोट करना है। तो ये तो हो गया आपका एप्सिलॉन नॉट, इस वैल्यू को याद करेंगे हमेशा, ये 12 है, ठीक है ना, ये 1 है। ओके, ठीक है। अब इसी पे बेस्ड थ्योरी को डिस्कस करते हैं, दैट इज परमिटिविटी। क्या है बेटा? परमिटिविटी। द वैल्यू ऑफ परमिटिविटी डिस्क्राइब, देखिए परमिटिविटी वैसे पॉइंट्स हैं। अगर परमिटिविटी की बात करें तो यह इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ मीडियम को रिप्रेजेंट करती है। तो रिप्रेजेंट करता है, रिप्रेजेंट टू द इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ वैक्यूम ऑब्लिक मीडियम। तो वैक्यूम के लिए आपके पास जो पॉइंट होगा एप्सिलॉन नॉट होगा, और मीडियम के लिए जो पॉइंट होगा वो एप्सिलॉन होगा। इट मीन्स this is related to the epsilon naught and this is related to the epsilon. तो epsilon naught को तो आप लिखेंगे permittivity of vacuum, और epsilon को डिनोट करेंगे permittivity of medium। ठीक है, इसकी वैल्यू को इस वैल्यू से डिवाइड करने पर आपके पास रिलेटिव परमिटिविटी प्राप्त होगी, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो थर्ड ऑर्डर जो आपके पास आएगा वो आएगा दोनों को मिला के रिलेटिव परमिटिविटी, दैट इज एप्सिलॉन नॉट, और इसकी वैल्यू होती है एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। जैसा कि आपको पता है इसकी जो यूनिट है वो होती है कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। इसकी भी सेम यूनिट होती है। तो दिस यूनिट डिवाइड बाय दिस यूनिट, दैट इज यूनिटलेस क्वांटिटी या कांस्टेंट, दैट इज यूनिटलेस क्वांटिटी। इट मीन्स ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। रिलेटिव परमिटिविटी एक कांस्टेंट वैल्यू होती है जिसे सेकेंडरी नेम से डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहा जाएगा। इट मीन्स इसी को सेकंड वर्ड में क्या कहा जाएगा? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, जो डिनोट करेगा एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन। व्हाट इज द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज रिप्रेजेंट टू द इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ एनी मीडियम। ये पूरा डेटा रिलेटिव डेंसिटी की तरह है। जिस प्रकार डेंसिटी ऑफ मीडियम डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर, इट इज डिनोटेड टू द रिलेटिव डेंसिटी। किसी भी पर्टिकुलर सब्सटेंस के रिलेटिव में जो डेंसिटी होगी दैट इज कांस्टेंट होगा। यहां पर भी वही है, एनी टाइप ऑफ सब्सटेंस विच हैव परमिटिविटी इन रिलेटिव ऑर्डर दैट इज कॉल्ड एज रिलेटिव परमिटिविटी एंड इट इज नॉन एज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एक यूनिटलेस क्वांटिटी होता है जिसमें कोई जाति नहीं पाई जाती है। ठीक है, तो ये परमिटिविटी से रिलेटेड एक थ्योरी थी। इस फॉर्मूले को आपको नोट करना है, प्लस यहां पे आप लिखेंगे परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम डिवाइड बाय परमिटिविटी ऑफ मीडियम। तो इसको मैं लिख रहा हूं, वापिस आपको नोट करना है। दो पॉइंट आपको नोट करने हैं, रिलेटिव परमिटिविटी। ठीक है, एप्सिलॉन आर बराबर परमिटिविटी ऑफ मीडियम डिवाइडेड बाय permittivity of vacuum means epsilon r बराबर epsilon अपॉन epsilon। दूसरा पॉइंट आप लिख लीजिए, इट इज यूनिटलेस
and dimensionless quantity. It is unitless and dimensionless quantity. और इसी का जो सेकेंडरी नेम होता है वो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है, ठीक है। तो जो थर्ड ऑर्डर है उसमें आपको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट नोट करना है। इसे बोलेंगे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, that is K is equal to epsilon r, that is epsilon upon epsilon r, ठीक है। इसको आप नोट आउट करेंगे और जो आपको बॉक्स ऑफिस में लिखना है वो ये है, एप्सिलॉन, ताकि आपको याद रहे। इसे बॉक्स ऑफिस में नोट करेंगे। यू नो वेरी वेल अबाउट बॉक्स ऑफिस, ठीक है। तो ये तो आपका डाइलेक्ट्रिक सिनेरियो है। अब कुछ सब्सटेंस के लिए यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट डिस्क्राइब किया जाएगा, ठीक है। तो व्हाट अबाउट के, वो जो इलेक्ट्रिक कांस्टेंट है उसकी वैल्यू थी 9 × 10⁹। यहाँ पर जो के है इसको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहा जाएगा। बोथ आर डिफरेंट डिफरेंट, ठीक है। दूसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो यहाँ पे नोट कर लें, यूनिट ऑफ परमिटिविटी। जैसा कि आपको पता है कूलम्ब स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर, इसका जो सेकेंड यूनिट है वो बेटा होता है फैराड अपॉन मीटर। इंपॉर्टेंट है, 1 मार्क्स का सबसे फेमस क्वेश्चन ही है द यूनिट ऑफ परमिटिविटी। ये सबको पता होता है लेकिन ये बहुत कम स्टूडेंट को पता होता है, ठीक है। तो इसको भी साथ के साथ ही नोट करें। ये आपके 1 2 3 4 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको कॉपी में नोट करें। तो ये तो थ्योरी थी आपकी कूलम्ब फोर्स क्या होता है, कूलम्ब फोर्स का डिस्कशन, फॉर्मूला, ठीक। अब ये डेटास कंप्लीट होने के बाद मैं आपको लेके चलता हूं कूलम्ब फोर्स इन एनी मीडियम। तो इसके साथ इस चीज को भी नोट करें सर, जैसे एप्सिलॉन आर बराबर एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन होता है, तो इसी के आगे एरो लगा के एप्सिलॉन को नोट करेंगे एप्सिलॉन आर इंटू एप्सिलॉन नोट। क्या नोट करेंगे, एप्सिलॉन बराबर एप्सिलॉन आर इंटू एप्सिलॉन नोट। ये आने वाले टॉपिक में काम आ रहा है। कूलम्ब फोर्स इन ए मीडियम या इफेक्ट ऑफ मीडियम ऑन कूलम्ब फोर्स। तो इसको डाल सकते हो आप, इफेक्ट ऑफ मीडियम ऑन कूलम्ब फोर्स, ठीक है। ये न्यूमेरिकल ऑर्डर के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जैसा कि आपको पता है, सबसे पहले लिखेंगे आप व्हेन charges present in vacuum, okay, so that is F is equal to K Q1 Q2 upon R square is equal to the 1 upon 4 pi epsilon naught Q1 Q2 upon R square, ठीक है। F is equal to K Q1 Q2 upon R square and K replaced with 4 pi epsilon। चलो सेकेंड लेते हैं, when medium is present। अगर मीडियम को यहाँ पे प्रेजेंट करवाया जाएगा तो इसे आप एफ एम से रिप्रेजेंट करेंगे। अगर इसको एफ वी से रिप्रेजेंट करते तो मैं इसे एफ डिनोट कर सकता था। अगर इसे आप एफ डिनोट कर रहे हैं तो इसे लिखेंगे एफ एम, मतलब एफ एम का मतलब है फोर्स इन द मीडियम। यहां पे एप्सिलॉन नॉट क्यों आया, क्योंकि ये वैक्यूम को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो मीडियम को किससे रिप्लेस कर देंगे,
एप्सिलॉन से 4 पाई एप्सिलॉन Q1 2 अपॉन R स्क्वायर। पुट एप्सिलॉन बराबर, जो थोड़ी देर पहले मैंने यहाँ पे लिखा है, द एप्सिलॉन इज इक्वल टू एप्सिलॉन R इंटू एप्सिलॉन नॉट। तो एप्सिलॉन R इंटू एप्सिलॉन नॉट, इसको यहां पे रिप्लेस करेंगे। द वैल्यूएशन बिकम्स FM is equal to 1 upon epsilon r bracket 1 upon 4 pi epsilon naught Q1 Q2 upon R square। इक्वेशन नंबर फर्स्ट इसको नोट कर सकते हो। तो फर्स्ट इक्वेशन से ये पूरा ब्रैकेट क्या हो गया, F हो गया। इट मीन्स FM की वैल्यू आपके पास हो गई 1 अपॉन या F अपॉन एप्सिलॉन और एप्सिलॉन r को पुट कर सकते हैं कैसे, एप्सिलॉन r बराबर K, तो एफ एम की वैल्यू हो जाएगी F अपॉन K। दैट इज द बेसिक सिनेरियो अबाउट Coulomb force या electrostatic force in presence of medium. Now we can say that the force present in a medium is 1 upon K times of force present in vacuum, या फिर इसको सेकेंडरी वर्ड में बोल सकते हैं द फोर्स रिड्यूस्ड बाय K टाइम्स। कितने गुना कम हो जाएगा फोर्स, K टाइम्स कम हो जाएगा। व्हाट इज द K? K इज द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ठीक है, अब यहां पर कुछ सब्सटेंस को टेबल के रूप में K के साथ लिखा जाएगा। चलो स्टार्ट करते हैं। द वैल्यूएशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट फॉर सब्सटेंस। तो इसके बाद एक इंपॉर्टेंट टेबल को लिया जाएगा। ठीक है, ये आपको नोट करना है जो भी मैंने यहां पे लिखा है। चलो राइट डाउन इंपॉर्टेंट। यहां लिखेंगे सब्सटेंस और इधर लिखेंगे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। सबसे पहले फर्स्ट जो सिनेरियो आएगा टेबल का, उसमें वन साइडेड आएगा। सबसे पहले वैक्यूम फर्स्ट, तो यहाँ पर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K होता है और K की वैल्यू होती है बेटा 1। उसके बाद आएगा सेकेंड एयर, एयर की वैल्यू होती है 1.003। क्या होती है 1.003। इट मीन्स दिस वैल्यू इज नियर बाय टू द 1। यहां पर 1.003 की जगह बहुत सी बुक में 1.008 भी मिलेगा। तो एयर और वैक्यूम दोनों के केस में फोर्स की वैल्यू लगभग सेम होती है। थर्ड आपके पास आने वाला है बेटा ग्लास। ग्लास ऑर्डर आपके पास क्राउन ग्लास होता है, फ्लिंट ग्लास होता है, फ्लिंट ग्लास होता है। तो डिफरेंट क्वालिटी ऑफ ग्लासेस, जैसे इसकी वैल्यू हो जाएगी आपके पास 5 to 10। 5 to 10 मैक्सिमम वैल्यू 10, डिपेंड ऑन नेचर ऑफ मीडियम। K की जो वैल्यू होती है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की जो वैल्यू होती है, वो नेचर ऑफ मीडियम पे डिपेंड करती है। थर्ड आपके पास आ रहा है, फोर्थ आपके पास आ रहा है माइका। माइका की वैल्यू होती है K इज इक्वल टू 6। माइका के लिए आप इसको 6 यूज करेंगे। और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि बहुत से क्वेश्चन में माइका वर्ड दिया जाएगा और वहां पर क्या आएगा। और लास्ट है आपका 5th नंबर प्योर वाटर। प्योर वाटर के रेफरेंस में इसकी वैल्यू होती है 80। और एक और नोट कर सकते हैं मेटल। मेटल के केस में ये होता है इनफाइनाइट। मीन्स आपको इस वैल्यूज को ध्यान रखना है। बहुत सा इंपॉर्टेंट, वैक्यूम इंपॉर्टेंट है, माइका इंपॉर्टेंट है, प्योर वाटर इंपॉर्टेंट है और इनफाइनाइट। अब आप मुझे ये बताइए कि मेटल
के रेफरेंस में बात करें तो एफ मीडियम होगा एफ अपॉन के, और के की जगह इन्फाइनाइट यूज करेंगे तो एफ डिवाइडेड बाय इन्फाइनाइट, द वैल्यू इज 0। मतलब अगर दो स्टैटिक चार्ज के कहीं न कहीं बीच में मेटल प्रेजेंट हो गया तो डायरेक्टली अवेलेबल फोर्स का मान क्या हो जाएगा 0। जैसा कि बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ पे बनते हैं, द स्टैटिक चार्जेस, तो वन चार्जेस कवर्ड बाय द स्पेयर ऑफ मेटल, या प्लेस्ड प्लेट या थिन प्लेट ऑफ मेटल प्लेस्ड बिटवीन टू चार्जेस। इन सब केस में कहीं ना कहीं फोर्स की वैल्यू इन्फाइनाइट के रेफरेंस में 0 हो जाएगी। ओके, चलो नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में F इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करेंगे, जो आपको नोट्स में भेजा जाएगा, उसको आपको नोट भी करना है। लेकिन मैं यहाँ पे समझा देता हूँ कि F इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर पे क्या क्वेश्चन बन सकता है या कौन सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पहले उसको समझते हैं। इसको आपको नोट करना है। ओके, आज का लेक्चर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, दो इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर है। वी नो दैट F is equal to K Q1 Q2 upon R square. F is equal to K Q1 Q2 upon R square. तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर मान लो इफ Q1 Q2 का प्रोडक्ट ग्रेटर देन 0 हो, या फिर इफ Q1 Q2 का प्रोडक्ट लेस देन 0। अगर Q1 Q2 का प्रोडक्ट इज ग्रेटर देन 0 और ये दोनों चार्जेस क्या हो बेटा, सेम साइन के हो, मतलब इक्वल पोलैरिटी हो। यहां पे क्या आएगा, सेम साइन। तो फोर्स कौन सा होगा, रिपल्शन। कौन सा फोर्स होगा बेटा, रिपल्शन टाइप फोर्स होगा। ठीक, अगर Q1 Q2 लेस देन 0 हो रहा है, इट मीन्स ये क्या आएगा, अपोजिट साइन। अपोजिट साइन के कारण यहां पे क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। कैसे, देखिए, +1 कूलम को +2 कूलम से मल्टीप्लाई कीजिए, तो +1 इंटू +2, आउटपुट क्या होगा 2। 2 इज ग्रेटर देन 0। तो ग्रेटर देन 0 आया, कब आया, जब दोनों क्या थे, लाइक चार्जेस थे। दोनों की पोलैरिटी क्या थी, प्लस प्लस या फिर माइनस माइनस। तो माइनस इंटू माइनस क्या होगा, प्लस होगा। ऑटोमेटिकली वैल्यू क्या आनी है, ग्रेटर देन 0 आनी है। इफ Q1 Q2 लेस देन 0, Q1 Q2 लेस देन 0, दैट इज द अपोजिट साइन। -1 इंटू -2, -1 इंटू -2, तो क्या दे रहा था आपको, +2 दे रहा था। लेकिन अगर मैं +1 को कहीं ना कहीं -2 से मल्टीप्लाई करूं तो वैल्यू क्या आएगी मेरे पास, -2। और -2 की वैल्यू क्या होती है, लेस देन 0। इट मीन्स बोथ चार्जेस रिलेटेड टू द अपोजिट साइन, और अपोजिट साइन मतलब अनलाइक चार्जेस। अनलाइक चार्जेस क्या होंगे बेटा, अट्रैक्टिव फोर्स में, इसलिए यहां पे क्या आएगा, अट्रैक्शन आएगा। ये आपको पॉइंट नोट करना है कंप्लीट कॉपी में, ठीक है। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक क्वेश्चन आपके पास है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिगार्डिंग सीबीएसई, रिगार्डिंग प्री मेडिकल एंड रिगार्डिंग जेईई। मिलते हैं ब्रेक के बाद विद 1 न्यूमेरिकल। देखिए, कूलम फोर्स पर बेस्ड ये न्यूमेरिकल है। 2 पॉइंट चार्जेस ऑफ +2 microcoulomb and +6 microcoulomb repel to each other with a force of 12 Newton. Now, if each is given an additional charge of -4 microcoulomb, then what will be the new force? आपको फर्स्ट कंडीशन के लिए फोर्स
अप्लाई करना है वो F इज इक्वल टू 12 न्यूटन लेना है, और सेकेंडरी केस में आपको F डैश कैलकुलेट करना है। दैट इज बेसिकली रिलेटेड टू द कूलम्ब फोर्स। तो ये क्वेश्चन कैसे सोल्व होगा, इसका सोल्यूशन लेते हैं। ये आपको कूलम्ब फोर्स वेक्टर फॉर्म के बाद नोट करना है। ठीक है, सॉल्यूशन क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल Q1 की वैल्यू आपके पास है +2 माइक्रोकूलम। The valuation is Q1 is +2 microcoulomb and the valuation is Q2 is equal to +6 microcoulomb, और दोनों के जस्ट मध्य जो फोर्स लग रहा है बेटा वो 12 न्यूटन है। आफ्टर एडिशन ऑफ -4 माइक्रोकूलम्ब Q1 replaced with Q1 dash and Q2 dash, और आपको F dash कैलकुलेट करना है। तो गिवन वैल्यू एंड फाइंड आउट वैल्यू के रेफरेंस में बात करेंगे। +2 देखिए यहाँ +2 माइक्रोकूलम्ब, इसमें -4 माइक्रोकूलम्ब ऐड करेंगे तो -2 माइक्रोकूलम्ब है। इट मीन्स यहाँ पे वैल्यूएशन आएगी -2 माइक्रोकूलम्ब। साथ में देखिए +6 माइक्रोकूलम्ब -4 माइक्रोकूलम्ब ऐड करेंगे तो वैल्यूएशन आएगी बेटा +2 माइक्रोकूलम्ब। ठीक है, अब आपके पास वैल्यूएशन प्रोवाइड हो गई है, क्वेश्चन को कैसे सोल्व आउट करना है उस पर फोकस करते हैं। देखिए वी नो दैट F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q1 Q2, मतलब F की वैल्यू Q1 Q2 पे डिपेंड करती है। इट मीन्स वी कैन सॉल्व अकॉर्डिंग टू रेशियो F डैश अपॉन F इज इक्वल टू द Q1 डैश इंटू Q2 डैश डिवाइडेड बाय Q1 Q2। देखिए F1 डैश F डैश अपॉन F इज इक्वल टू Q1 डैश माइनस का 2 माइक्रोकूलम्ब प्लस का 2 माइक्रोकूलम्ब अपॉन प्लस का 2 माइक्रोकूलम्ब इंटू +6 माइक्रोकूलम्ब। देखिए यहाँ पे माइक्रोकूलम्ब से माइक्रोकूलम्ब कैंसिल, माइक्रोकूलम्ब से माइक्रोकूलम्ब कैंसिल। +2 इंटू -2 के साथ आउटपुट में आ रहा है -4 +2 इंटू +6 प्लस का 12। क्या आउटपुट है? +2 इंटू -2 दैट इज -4 +2 इंटू +6 दैट इज द +12। ये कैंसिल आउट होगा तो -1/3 आएगा। F डैश अपॉन F इज इक्वल टू -1/3। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ F डैश? F अपॉन -3। F की वैल्यू 12 न्यूटन है, दैट इज -3 से कैंसिल आउट होगा। तो व्हाट इज द न्यू आंसर? -4 न्यूटन। F की वैल्यू यहाँ पर नेगेटिव आ रही है। इट मीन्स विच टाइप ऑफ फोर्स? Attraction, because both charges have opposite polarity. Okay, क्वेश्चन क्लियर है? जो भी सॉल्यूशन है आपके सामने, इसको आपको नोट करना है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है बेटा आपका वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब फोर्स। चलो स्टार्ट करते हैं। वेक्टर फॉर्म
ऑफ कूलम्ब फोर्स। ठीक है, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब फोर्स के लिए आपको एक डायग्राम बनाना है जो कि वेक्टर फॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करेगा। ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया और ये जेड। दैट इज द 3D कोऑर्डिनेट। और इन दिस केस देयर आर 2 point charge which is present at the R1 location Q2 present at the R2 location। देखिए यहां पे चार्ज वैल्यू Q1, ये पॉइंट चार्ज है, इसकी वैल्यू है Q1, ये पॉइंट चार्ज है, इसकी वैल्यू है Q2, एंड दैट इज R1 वेक्टर, दैट इज R2 वेक्टर, और यहाँ पे आप इसे कंसीडर करेंगे R21 वेक्टर और R12 वेक्टर। देखिए ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है 0 के रेफरेंस में। तो क्वेश्चन को डिस्क्राइब करने के लिए वेक्टर फॉर्मेट बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि ये कूलम्ब फोर्स का पार्ट है। ठीक है, देखिए इफ Q1 रिपेल टू द Q2, इट मीन्स ये जो फोर्स आपके पास होगा वो होगा F21 वेक्टर। क्या लेंगे सर? ये जो फोर्स आपके पास होगा Q1 रिपेल टू द Q2, दैट इज द F21 वेक्टर। मतलब सेकंड चार्ज पर फर्स्ट चार्ज की हेल्प से फोर्स। तो इसके जो अपोजिट डायरेक्शन जो फोर्स होगा वो होगा बेटा F12 वेक्टर। मीन्स फर्स्ट चार्ज पर सेकंड चार्ज के कारण लगने वाला फोर्स। अब इस पूरे फॉर्मेट में कूलम्ब फोर्स ये बोलता है कि दोनों चार्ज पर एक दूसरे के कारण लगने वाला फोर्स की वैल्यू मैग्नीट्यूडली सेम होती है बट डायरेक्शन जस्ट अपोजिट होती है, जस्ट लाइक इट एक्शन एंड रिएक्शन टाइप। तो यहां से जो आपको फर्स्ट पॉइंट मिलेगा वो ये मिलेगा F12 इज इक्वल टू F21। दैट इज ओनली मैग्नीट्यूड कि F12 इज इक्वल टू F21। ठीक है, लेकिन आपको वेक्टर फॉर्मेट को एक्सप्लेन करना है तो उसके लिए आपको ट्रायंगल रूल लगाना है। ट्रायंगल रूल क्या बोलता है कि किसी भी पर्टिकुलर वेक्टर फिनोमिना में आने वाली कंटिन्यूअसली 2 साइड्स एड ऑन करने पर जो थर्ड साइड आपको रिप्रेजेंट करवाई जाएगी वो उसका क्या होता है? रिजल्ट होता है। तो देखिए सबसे पहले R1 वेक्टर प्लस R12 वेक्टर इज इक्वल टू R2 वेक्टर। मतलब R1 वेक्टर को R12 के साथ जोड़ा, इसको लिया मैंने ना, R1 वेक्टर को R12 के साथ जोड़ा तो आपको क्या मिलेगा? R2 वेक्टर। ठीक, एज वेल एज R2 वेक्टर प्लस R21 वेक्टर, इस वेक्टर के साथ इस वेक्टर को ऐड कर तो आउटपुट क्या मिलेगा? R1 वेक्टर। तो आउटपुट रिजल्ट ये होगा। ठीक है, अब यहां से R12 वेक्टर क्या बोलेंगे? R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर एज वेल एज R21 वेक्टर क्या बोलेगा? R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। देखिए R12 वेक्टर की जो वैल्यू है वो R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर है और R21 वेक्टर की जो वैल्यू है वो R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर है। इट मीन्स इन दोनों वेक्टर के रिप्रेजेंट में बात करें तो R12 वेक्टर इज इक्वल टू क्या आएगा? माइनस R12 वेक्टर इज इक्वल टू, इसमें से मैं माइनस कॉमन लूंगा तो माइनस कॉमन लेते हैं, ये वैल्यू क्या बन रही है? यहां देखेंगे R12 वेक्टर इज इक्वल टू माइनस कॉमन R1 वेक्टर माइनस
R2 vector. What is this? What is R21 vector? Is equal to minus R21 vector. देखिए एक बार एक्सप्लेन करते हैं. There are two charges available at R1 vector, at R2 vector. According to Coulomb force, both have equal magnitude force. इसलिए F12 is equal to F21 vector. Okay? इस ट्राइंगल से बात करते हैं तो R1 वेक्टर प्लस R12 is equal to output R2 vector as well as R2 vector plus R21 is equal to R1 vector. इसको सोल्व आउट करते हैं. R1 प्लस R12 इज इक्वल टू R2. तो R12 क्या होगा? R2 माइनस R1. यहां से माइनस कॉमन लिया तो R1 माइनस R2. यह वैल्यू यहां पर अवेलेबल है, इसलिए R12 वेक्टर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? माइनस R21 वेक्टर. अब फोर्स की बात करते हैं. देखिए वी कैन say that F12 vector is equal to F12 vector is equal to K Q1 Q2 upon R12 vector. R12 मैग्नीट्यूड लेंगे स्क्वायर और R12 ये डायरेक्शन है. अगर आपके पास दो वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में तो उनके यूनिट वेक्टर भी क्या होंगे? अपोजिट डायरेक्शन में. इसलिए इसी से आप क्या नोट करेंगे बेटा? R12 कैप इज इक्वल टू माइनस R21 कैप. क्या लिखेंगे? इसी के बेस पे लिखेंगे कि R12 कैप इज इक्वल टू माइनस R21 कैप. यूनिट डायरेक्शन क्या होगी? जस्ट अपोजिट. इस यूनिट डायरेक्शन को यहां से रिप्लेस करेंगे. इस यूनिट डायरेक्शन को यहां से रिप्लेस करेंगे. इट मीन्स F12 वेक्टर रिप्लेस्ड विथ K Q1 Q2 अपॉन R12 का होल स्क्वायर और यहां लिखेंगे माइनस R21 कैप. पुट R12 इज इक्वल टू R21. बोथ डिस्टेंस आर इक्वल. जैसा कि डायग्राम में आपको नोट करना है, यहाँ पे R12 R21 के बराबर है. इसको भी यहीं पे नोट करना है. तो जैसे ही इसको यहाँ रखेंगे ये वैल्यू कंप्लीटली क्या हो गई? माइनस K Q1 Q2 अपॉन R21 का होल स्क्वायर और R21 कैप. और दैट इज कंप्लीट वैल्यू and that is complete value is F21 vector. क्या है? F21 vector. It means यहां पे जो आउटपुट आने वाला है वो ये है. क्या आ जाएगा बेटा? F12 vector is equal to minus F21 vector. मीन्स इस पूरे डेरिवेशन से आपको ये बात समझ में आती है कि कूलॉम फोर्स एक वेक्टर फॉर्म में पाया जाता है और बिटवीन टू स्टैटिक चार्जेस एप्लीकेबल फोर्स मैग्नीट्यूडली इक्वल होता है बट डायरेक्टिव वाइज जस्ट अपोजिट होता है. तो यहां पर पॉइंट नोट है F12 इज इक्वल टू F21 मीन्स फोर्स आपस में इक्वल होंगे और यहां पर जो आउटपुट है वो रिप्रेजेंट कर रहा है डायरेक्शन जस्ट अपोजिट होगी. तो इसे आप सिमिलरली काउंट कर सकते हो एक्शन एंड रिएक्शन. मतलब ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि कूलॉम फोर्स न्यूटन के किस लॉ को फॉलो करता है? दैट इज द थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन मोशन. ठीक है. तो ये आपके पास एक वेक्टर फॉर्मेट है. मीन्स वी कैन से दैट इज वेक्टर कॉन्फिगरेशंस अबाउट कूलॉम फोर्स.
तो कूलाम फोर्स को नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे विद डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूमेरिकल्स। ठीक है, तो आज का सेशन कैसा लगा?